डियर स्टूडेंट्स, आज हम पॉलिटिकल साइंस का 11th क्लास की फर्स्ट बुक का यूनिट 1 कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स संविधान की सेकंड वीडियो देखेंगे। इससे पहले मैं फर्स्ट वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। फर्स्ट वीडियो में हमने पढ़ा था संविधान क्या होता है, संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ी, हमने संविधान का निर्माण किस प्रकार किया और संविधान की विशेषताएं क्या हैं। हमने संविधान की हमारा संविधान मौलिक भी नहीं है, हमने संविधान के विभिन्न संविधानों का अध्ययन किया, फिर हमारे संविधान का निर्माण हुआ। तो जिन स्टूडेंट्स ने पहले वीडियो नहीं देखी है वो पहले फर्स्ट वीडियो देखें और फिर ये देखें। आज के हम वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की प्रस्तावना। प्रीएम्बल मीन्स ए प्रिलिमिनरी और इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट स्पेशली अटैच्ड टू ए statute or constitution setting forth its purpose। प्रस्तावना का मतलब है एक बयान जो कि प्रारंभिक या परिचय देने के लिए होता है, जो कि एक प्रतिमा या संविधान से जुड़ा हुआ है और जो अपने उद्देश्य की स्थापना करता है। तो हमारे संविधान की जो भूमिका है, जो हमारे संविधान का पूरा निचोड़ है, उसका परिचय देता है, उसको हमने प्रीएम्बल या प्रस्तावना का नाम दिया है। प्रीएम्बल इज एन एक्सप्रेशनरी स्टेटमेंट इन ए डॉक्यूमेंट विच एक्सप्लेन्स द डॉक्यूमेंट्स पर्पस। प्रस्तावना एक ऐसा दस्तावेज है जो हमारे संविधान के अंदर जो भी लिखा हुआ है उसका जो मेन उद्देश्य है, किस वजह से लिखा गया है, वो सब हमें प्रस्तावना में देखने को मिलता है। प्रस्तावना हमारे संविधान के उद्देश्य के बारे में बताता है। द प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया is a brief introductory statement that sets out the guiding purpose and principles of the document। भारत के संविधान की प्रस्तावना एक संक्षिप्त परिचयात्मक वक्तव्य है जो दस्तावेज के मार्गदर्शक उद्देश्य और सिद्धांतों को निर्धारित करता है। हमारे संविधान की प्रस्तावना शॉर्ट में हमारे संविधान के उद्देश्य और सिद्धांत को बताता है। प्रस्तावना हमारे संविधान का जो मेन ऑब्जेक्टिव है, मेन जो प्रिंसिपल्स हैं, उनके बारे में बताती है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व्ड टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू ए सोवेरियन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा
उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। Justice, social, economic and political liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, the 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. तो ये हमारे संविधान की प्रस्तावना है। अब हम संविधान की प्रस्तावना के हर शब्द का मतलब पढ़ेंगे कि इस संविधान में की प्रस्तावना में जो विभिन्न शब्द लिखे गए हैं उनका क्या मतलब है। संविधान की प्रस्तावना N.A. पालकीवाल के द्वारा लिखी गई थी। इसमें पहला शब्द है हम भारत के लोग, यानी जिनसे ये संविधान बना है, जो इस संविधान के मुख्य स्रोत हैं। संप्रभु एक ऐसा देश जो किसी दूसरे देश के प्रभाव से मुक्त है और अपने सभी निर्णय लेने के लिए पूर्णतया स्वतंत्र है और उस पर किसी बाहरी शक्ति का प्रभाव नहीं है। हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, जब हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्टैचू ऑफ यूनिटी का निर्माण किया तो उन्हें किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन, यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन या किसी देश से परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ी। वो अपने देश के विकास के लिए निर्णय ले सकते हैं। तो ऐसे देश को संप्रभु देश कहा जाता है। समाजवादी, यह शब्द 1976 में 42वें संशोधन के बाद जोड़ा गया। समाजवाद क्या कहता है कि जो भी संपत्ति समाज से पैदा होती है और जो धन समाज का है वो कुछ लोगों तक सीमित नहीं रहना चाहिए। हमारे जो प्राकृतिक संसाधन हैं उस पर समाज के सभी लोगों का मालिकाना हक होना चाहिए। मतलब हमारे समाज में जो भी धन संपदा है, जो जमीन है, उस पर सभी लोगों का मिला जुला हक होना चाहिए। और जो राज्य देश की आमदनी है उस पर भी कुछ लोगों का हक नहीं होना चाहिए, बल्कि यह समाज के सभी लोगों में उसका बंटवारा होना चाहिए। ऐसे समाज को हम समाजवादी कहते हैं। पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष का मतलब है देश के हर नागरिक को अपना धर्म अपनाने, उसको मानने और उसको प्रचार करने का अधिकार है। मतलब देश में जो भी नागरिक रह रहे हैं वो किसी भी धर्म को अपना सकते हैं और उसका प्रचार कर सकते हैं। लेकिन जो विद्यालय है वहाँ पर धर्म का प्रचार
नहीं किया जा सकता। लोकतांत्रिक का मतलब क्या है? लोकतांत्रिक मतलब है लोगों द्वारा लोगों पर शासन। मतलब भारत की जनता अपनी वोटों के आधार पर अपना प्रतिनिधि खुद चुन सकती है। पहले क्या होता था? एक राजा होता था, वो अपनी मनमानी करता था, लेकिन अब जनता अपनी रुचि के अनुसार अपना नेता खुद चुन सकती है और सभी वोटों का महत्व बराबर है। अगर कोई व्यक्ति अमीर है तो यह नहीं है कि उसकी वोट का महत्व ज्यादा है और गरीब की वोट का महत्व कम है। हमारा जो देश है वो गणराज्य है। गणराज्य का मतलब है जनता ने जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जिस व्यक्ति को चुना है वो देश का प्रमुख होगा और यह पद वंशानुगत नहीं होगा। पहले क्या होता था? राजा के बाद उसका बेटा राजा बनता था, तो वह प्रथा नहीं होगी। जो जनता जिसको चुनेगी वही प्रमुख बनेगा। न्याय का मतलब है भारत का संविधान सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक स्तर पर न्याय देने का वादा करता है। मतलब भारत में जो भी नागरिक रह रहे हैं उनको राजनैतिक, सामाजिक और आर्थिक स्तर पर न्याय मिलेगा और न्याय सभी को समान रूप से मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति अमीर या गरीब है तो न्याय सबके लिए समान रूप से है। अगर कोई व्यक्ति अधिक कमा रहा है तो यह नहीं है कि उसका संविधान में उसको न्याय का दरवाजे अलग होंगे। समता का मतलब है भारतीय संविधान की प्रस्तावना हर नागरिक को स्थिति और अवसर की क्षमता प्रदान करती है। मतलब भारत के नागरिक वो किसी भी रंग, धर्म या जाति के हों, सभी समान हैं। सभी को समान अवसर मिलेंगे। पहले शिक्षा के भी समान अवसर मिलेंगे और फिर नौकरियों में भी सबको समान अवसर मिलेंगे। बंधुत्व का मतलब है भाईचारे की भावना। पहले व्यक्ति का सम्मान और दूसरा देश की एकता और अखंडता का सम्मान। स्वतंत्रता, भारत के हर नागरिक को अपना विकास करने के लिए स्वतंत्रता दी जाए। मतलब भारत का नागरिक भारत के किसी भी भाग में रह सकता है, वहाँ पर नौकरी कर सकता है, वहाँ पर व्यवसाय कर सकता है। तो भारत के हर नागरिक को अपना विकास करने के लिए, देश के किसी भी हिस्से में रहने के लिए, नौकरी करने के लिए, व्यवसाय करने के लिए पूरी स्वतंत्रता है। व्यक्ति की गरिमा, भारतीय जनता को गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है। यदि कोई दूसरा व्यक्ति आपकी गरिमा को नष्ट करता है या कोई ऐसी बात कहता है जिससे आपकी गरिमा को ठेस पहुंचती है, तो आप न्यायालय में उस व्यक्ति के ऊपर याचिका दायर कर सकते हैं या आप सरकार को उसकी शिकायत कर सकते हैं। राष्ट्र की एकता, अखंडता, हमारे देश में विभिन्न भाषाएं बोली जाती हैं। हमारे देश में लोग विभिन्न धर्मों से हैं, विभिन्न खान पान है, विभिन्न वेशभूषा है, लेकिन इसके बावजूद भी भारत विविधता में एकता का देश है। भारत की यह विशेषता है, विविधता में
एकता जिसे बनाए रखने के लिए इस प्रस्तावना में कहा गया है। हम पंजाब, बंगाल या दक्षिण किसी भी राज्य से बिलोंग करते हैं, लेकिन हम सबसे पहले भारतीय हैं। यह हमारी प्रस्तावना में कहा गया है, विविधता में एकता। 1976 के अंदर हमारे संविधान में 42वां संशोधन किया गया। मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था, हमारा संविधान कठोर भी है और लचीला भी है। लचीला किस तरह से है कि जिस वक्त हमारा संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, उस वक्त हमारे देश के अंदर परिस्थितियां कुछ और थीं, लेकिन अब हम 2021 में हैं, तो इस वक्त हमारे देश में परिस्थितियां अलग हैं। तो परिस्थितियों के अनुसार हमारे संविधान में संशोधन करने के प्रावधान है। इसलिए हम अपने संविधान को लचीला कहते हैं और कठोर इसलिए कहते हैं कि बिना वजह संविधान को तोड़ा मरोड़ा नहीं जा सकता। हमारे मूल संविधान में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। 1976 में हमारे संविधान के अंदर 42वां संशोधन किया गया। द टर्म socialist, secular and integrity were added to the preamble through 42nd Amendment Act 1976। 42वें संशोधन अधिनियम के अनुसार प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता को जोड़ा गया। यहाँ ये धर्म निरपेक्ष नहीं है, पंथ निरपेक्ष है। सोशलिस्ट एंड सेक्युलर वर एडेड बिटवीन सोवेरेन एंड डेमोक्रेटिक। यूनिटी ऑफ द नेशन वाज चेंज्ड टू द यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन। समाजवादी और पंथ निरपेक्ष को संप्रभु और डेमोक्रेटिक के बीच में जोड़ा गया था। राष्ट्र की एकता को एकता और राष्ट्र की अखंडता के लिए से बदला गया था। पहले क्या लिखा गया था? यूनिटी ऑफ द नेशन, और यूनिटी ऑफ द नेशन की जगह अब क्या आ गया है? यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन। पहले संविधान में क्या लिखा गया था? 3 शब्द जोड़े गए हैं, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटेग्रिटी। यहां पर देखेंगे आप 3 शब्द ये जोड़े गए हैं, सोवेरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, और यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन। फर्स्ट लाइन में आप देखेंगे, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू ए सोवेरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक और यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन। ये शब्द 42वें संशोधन के बाद जोड़े गए। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ये शब्द बाद में जोड़े गए हैं। तो हमारा जो संविधान है वो कठोर भी है और लचीला भी है। तो ये आपको क्वेश्चन आता है कि हमारे प्रस्तावना में 42वें संशोधन में क्या चेंजेस किए गए। 42वें संशोधन में 3 शब्द जोड़े गए, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटेग्रिटी। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष
और अखंडता। धर्मनिरपेक्ष की जगह अब क्या हो गया है, ये पंथ निरपेक्ष। समाजवादी और पंथ निरपेक्ष को संप्रभु और डेमोक्रेटिक के बीच में जोड़ा गया। और राष्ट्र की एकता को क्या लिखा जाता है अब, राष्ट्र की एकता और अखंडता। यूनिटी ऑफ नेशन की जगह क्या लिखा जाता है, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन। और सोवरेन और डेमोक्रेटिक के बीच में क्या जोड़े गए, सोशलिस्ट एंड सेक्युलर। आई होप आपको यह वीडियो समझ आई होगी। इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू वेरी मच।